नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं एनबीसी। दरअसल हम बिहार में बोध गया की पावन धरती पे हैं। ये वही बोध गया है जो दूर दूर से लोगों को इनलाइटमेंट के लिए अपनी तरफ आकर्षित करता है, बुद्ध की तलाश में, शांति की तलाश में, जीवन की तलाश में। और तमाम जो बड़े कंट्री हैं जहाँ अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है, जापान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वो यहाँ आके फंड भी करते हैं। हम उसी जगह पे खड़े हैं और हम जिनसे बात कर रहे हैं वो एनआरआई हैं। और एनआरआई रविंद्र जी से हम बात करेंगे कि बिहार का अनुभव कैसा रहा है। दरअसल आप टोक्यो में रहते हैं, तो मतलब लोग कहते हैं कि देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है, बिहार बदल रहा है। क्या अनुभव है रविंद्र जी? मेरा अनुभव तो इस बार का बहुत ही खराब है। मैं जैसा सोचता था, मैं सोचा कि कम से कम मैं 2012 से जापान में रह रहा हूँ, तो कम से कम नहीं भी तो 8 साल में बिहार बहुत कुछ बदला होगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप देख सकते हैं कि ये मेरी पूरी ज़मीन है आसपास में। हमारा रास्ता 50 से 60 लोगों ने आकर के ज़बरदस्ती कोड़ के चले गए हैं। और जबकि मैं इसके खिलाफ मतलब मैं हर एक जगह डीएम, एसपी, सीओ और थाना प्रभारी, डीएसपी सबसे मिला, लेकिन अभी तक हमारे पास पॉजिटिव कोई भी फीडबैक नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं अपने कैमरे पे जो हमारे साथी उनको हम कहना चाहेंगे कि एक बार ये जगह दिखाएंगे और हम उस जगह को दिखाएंगे। जगह पे हम बात करेंगे। ये सामने में रोड है, ये रोड पतली है, लेकिन ये जो रोड है बिहार में इसको गैर मजरूआ कहते हैं, डी बोर्ड कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहते हैं। और उस बोर्ड में वो सरकार की ज़मीन होती है जिस पे वो अपने हिसाब से रोड का कंस्ट्रक्शन करे ना करे। और मैं अपने फाजिल दोस्त से ये भी कहूँगा कि वो गेट भी दिखाएं कि ये गेट एंट्री पॉइंट है और इस पॉइंट से इनका घर से निकलने का वो रास्ता था। जापान से इन्होंने जापान गवर्नमेंट से, जापान की कंपनी से बातचीत करी थी। बातचीत में ये निकला था कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को किया जाएगा, संभाला जाएगा, लंबे दिन विदेश में रह गए, कुछ देश को संभाला जाए, कुछ बिहार को संभाला जाए, बोध गया को संभाला जाए। एनआरआई को लेकर के सरकार ही बड़ी हाई तौबा मचाती है, रेड कारपेट बिछाती है। आप देख सकते हैं कैमरे में, आपको दिख रहा होगा कि ये रेड कारपेट ही है बोध गया का, कि जो व्यक्ति का अपना घर है उस घर के सामने मजबूत लोगों ने, मसल्स मैन आए और उसको तोड़ करके, खोद करके चले गया। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन मेरी है। अब समझने वाली बात है कि इनका दरवाज़ा है, पहले से है, तो ये पूरा का पूरा प्लान है कि एक एनआरआई को, बाहरी लोगों को, जो यहाँ के लोग हैं उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश ना करने दिया जाए। तो हम ये जानेंगे अपने रविंद्र जी से जो एनआरआई हैं कि आप किस चीज़ के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे थे, क्या प्लानिंग था? हमारा प्लानिंग मैं जापान में रहता हूँ, तो मेरे 2 कंपनियों से बातचीत चल रही थी कि हमारे पास ज़मीन है तो हम प्लांट लगाए उसमें। प्लास्टिक की कंपनी है वहाँ पे, तेम्मा करके बहुत बड़ी कंपनी है जापान की, तो उनसे हमारा बातचीत चल रहा था कि हम प्लांट लगाएं। तो प्लांट लगाने के लिए उससे भी पहले जो बेसिक जो इंफ्रा होता है वो मैं तैयार कर रहा था, ताकि रास्ता आए, आगे आदमी आए तो गाड़ी तो आ सके। अच्छा, गेट तक ये तोड़ दिया गया, खोद दिया गया, है ना? उसके बाद आपको प्रशासन का सहयोग लेना चाहिए था, पुलिस से सहयोग मांगना चाहिए था। पुलिस तो तत्पर रहती है भाई। नहीं, पुलिस प्रशासन इसमें, हालांकि हमने 44 भी, जब वो काम लगाने लगे 44 भी हमने लगवाने की कोशिश की, तो बोध गया प्रशासन क्या कहती है कि एक आपके सरकारी जमीन में 144 नहीं लगती, तो जब 144 नहीं लगती तो आप दूसरे आदमी को कैसे कंस्ट्रक्शन करने के लिए दे रहे हैं जी? अगला आदमी आपका बाउंड्री लेकर के, देखिए वहाँ पे ईंट गिराया हुआ है, बालू छर्री की कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, तो अगर वो कंस्ट्रक्शन कर लेगा तो हम आए जाएंगे कैसे? तो फिर मामला तो दर्ज हुआ होगा ना, एफआईआर तो हुई होगी ना? एफआईआर अभी तक लेने के लिए तैयार ही नहीं है। कौन थाना प्रभारी है? थाना प्रभारी आपके मोहन प्रसाद सिंह है। मोहन प्रसाद सिंह है। हाँ। उन्होंने क्या कहे? उन्होंने यही कहा कि आप लोगों ने बनाया हुआ केस लेकर के आ रहे हो, इसलिए हम आपका एफआईआर नहीं लेंगे। नहीं, मेरे समझ से हर एक व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है कि उसको अपना इंसाफ मिले, उसके लिए वो कोर्ट में, थाने में, न्यायालय में जाता है। हाँ। और वो अपनी आपत्ति दर्ज कराता है। तो क्या वह भी नहीं हो सका? नहीं, वो भी नहीं हो सका। एकदम वो एक साइडेड बात करते हैं। उन्होंने तो हमारे ऊपर, हमने 144 मंगवाया, उस बेस पे उन्होंने 107 कर दिया। 107 भी, वो भी एक तरफा, जबकि 107 मैं जहाँ तक मुझे आइडिया है कि दोनों पक्ष पे होता है, लेकिन द्वितीय पक्ष सिर्फ मेरे फादर पे किया गया। और जब हमने 144 का रिमाइंडर भेजवाया तो उस पे हम पे एफआईआर करवा दिया गया। अच्छा, एक बात बताइए, एफआईआर करा दिया गया मतलब कि पीड़ित भी आप और आप ही पे एफआईआर? हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि आपने वरीय अधिकारियों से तो मुलाकात की होगी? हाँ, हमने डीएसपी से भी बात किया, लेकिन हमारे डीएसपी कौन है? डीएसपी अभी आपके यहाँ पे नाम तो नहीं याद है, रमेश समथिंग कुछ करके हैं। डायरेक्ट मैं उनके क्वार्टर पे गया, उनका नंबर लेकर के मैं बात किया, तो उन्होंने फ़ोन पे तो बहुत अच्छे से बात की कि अगर आपका ऐसा साथ मैटर है तो ये क्या बोलते हैं, आपका लैंड का है, लैंड डिस्प्यूट है, तो मैं आपका आकर के क्यों नहीं एफआईआर लेंगे, आपके थाना प्रभारी लेंगे।
हालांकि मैं उनसे मिलने के लिए गया तो खुदा ना खास्ता शायद मोहन प्रसाद जी भी वहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, जो ये ज़मीन है किसी और ने ले लिया है, जियालाल प्रसाद है गया के PWD में क्लर्क है, तो उनका रसीद पुर्जा और उन्होंने नक्शा भी पास करवा लिया है। अब कैसे करवाया नहीं करवाया, लेकिन हालांकि जब हम इस ज़मीन की हिस्ट्री जानने की कोशिश की तो ये बहुत बड़ा प्लॉट है, 1 एकड़ 52 डिसमिल का है, जो कि पूरा पुराने में गैरमजरूआ आम जमीन है, जो कि आम पब्लिक की होती है। आम गैरमजरूआ, आम गैरमजरूआ, हाँ, आम पब्लिक की होती है, लेकिन इन लोगों ने उसका पेपर बना करके 420 करके और उसको इन लोगों ने रजिस्ट्री कर दिया। ये बात मोहन प्रसाद ने कही। हाँ, आप समझ सकते हैं कि प्रशासन को पूरी कहानी पता है, पूरी राम कहानी पता है, उसके बाद भी इस तरह का जो प्लॉट किया जा रहा है हाँ, भूमाफियाओं के साथ में, ये एक खतरनाक स्थिति है। तो वही तो मोहन प्रसाद जी का स्टेटमेंट आप सुनिए। जब मैं उनसे अकेले में मिलता हूं तो वो बोलते हैं कि बिहार सरकार की जमीन है, उस पे मैं 44 नहीं लगा सकता, और जब वो DSP साहब के सामने होते तो बोलते हैं कि जियालाल जी का रजिस्ट्री हुआ है और उन्होंने रसीद कटवा लिया है। तो अब मोहन प्रसाद जी हमें ये बताएं कि ये सही में गैरमजरूआ आम जमीन है कि रजिस्ट्री ये रहती जमीन है। जी जी जी, उनका तो स्टेटमेंट ही अलग अलग आ रहा है। जी जी जी, मैं कैसे विश्वास करूँ इस चीज़ को? आप इस बात से समझिए कि बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है, मोदी कहते हैं निवेश कीजिए, आइए लोगों से मिलिए, चीज़ों को फैलाइए। लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंत्र पूरी तरह से टूट गया है। -23 ये अमेरिका का GDP का सूचकांक नहीं है, ये हिंदुस्तान का है जो -23 GDP है। उस हालात में इनके जैसे युवा काम करना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, लोगों को नौकरियां देना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, ये प्रशासन पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नए लोगों को जो NRI हैं उनको मौका देगी बिहार सरकार? क्या पुलिस का जो अंग्रेजी व्यवहार है, अंग्रेजी ज़्यादा व्यवहार है, वो बदलेगा? ये सवाल अब प्रशासन को तय करना है, क्योंकि एक NRI आया हुआ व्यक्ति ये लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, और हम चाहते हैं कि इस पर तमाम तरह की बातचीत हो और इनको एक जो बुरी तरह से एक बोध गया को एक तरह से उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है कि नहीं, यहाँ सिर्फ मसल्स मैन बसेंगे, ये बिहार जो है मसल्स मैन का है, तो फिर निवेश और सुशासन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम फिर मिलेंगे इसी मुद्दे के साथ और तमाम लोगों से जवाब तलब करेंगे, उनकी जवाबदेही और जवाबदेही हम तय करवाएंगे। हम इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए NBC न्यूज़।